है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी वो क्या कहलाता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका 13.6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा n=1 ले लेंगे, इसमें n=1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा -13.6। तो -13.6 एनर्जी के साथ ये क्या हुआ है, इससे बंधा हुआ है और उतना एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए विकेश, योगिता साहू और कोई नारायणपुर से हैं, बताते जाइए आप लोग। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है तो बेसिकली ये आप ही लोग के लिए रखा गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? देखिए नंबर 3 क्या बोल रहा है, द एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ये स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास है हमारा प्रैक्टिस सेशन, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका, नंबर 3 क्या है आपका, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन पॉसिबली बी। क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में कितना होगा? ठीक है, चलिए बताइए। किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए हम देखते हैं इसको आगे कितना हो जाता है आपका, दैट इज h×2 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है आपका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है h क्रॉस के क्या होता है मल्टीपल में होता है, तो कितना हो जाएगा h/ कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। ये जो h क्रॉस है वो कितने के बराबर होता है, h/2π के बराबर होता है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका h/2π हो जाएगा, विच इज इक्वल टू h क्रॉस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबर 4 में चलते हैं। No two electrons will have the 4 quantum numbers equal. This statement is known as. किसका स्टेटमेंट है ये, कौन सा स्टेटमेंट है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है या हुंस रूल है या अबाउट प्रिंसिपल है? कौन सा प्रिंसिपल है, चलिए बताइए। I think no one is here. Poly, yeah, definitely. I think there is a connection problem. 1 minute. Poly, yeah, definitely. असलम, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द फर्स्ट पॉइंट ओके, असलम का एक आंसर आया है, सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन मेन क्वांटम नंबर n या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, इस मेन क्वांटम नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज व्हाट? चलिए बताइए इसमें क्या रिलेशन होता है, r और n में क्या रिलेशन होता है? r क्या है आपका, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, ठीक है, बोर रेडियस से बोल सकते हैं, और n क्या है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो क्या रिलेशन होता है दोनों में, दोनों में क्या रिलेशन होता है बताइए? ऑप्शन बी। और और कोई है?
ठीक है, ये जो आर और एन का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका एन स्क्वायर के। ठीक है, क्या होता है आपका आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका एन स्क्वायर होता है। ये याद रखेंगे, मैं जब आप लोग को एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आर और आपका एन में क्या रिलेशन होता है, और ई और एन में, जैसे ई का हमको पता है, ई और एन में क्या रिलेशन होता है आपका -13.6, दैट इज ई एन इज इक्वल टू कितना होता है आपका -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ठीक वैसे ही आर में क्या होता है आपका, दैट इज एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है आपका, जो आर जो होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये हो जाता है आपका 1 मिनट, दैट इज दैट इज 8 एप्सिलॉन नॉट जेड ई। ये देखेंगे हम इसको, इस रिलेशन को हम देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। आप केवल इतना याद रखिएगा कि ये जो आर जो होता है वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। और ये कैसे आता है ये हम देखेंगे, है ना। हमारे पास एक रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन होता है आप लोग के पास, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या होता है आपका हाफ, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका एम वी स्क्वायर और जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से ये रिलेशन आता है आपका v और आपका r में। ठीक है, v और r का जो है n के टर्म्स में यहाँ रिलेशन आता है, उसको हम जब एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तो उस टाइम हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो फाइनल आंसर है वो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द हाइड्रोजन एटम इज इन डी स्टेट। ये कौन सी स्टेट में है आपका, डी स्टेट में है। फॉर दिस स्टेट द वैल्यू ऑफ एम आर, वैल्यू ऑफ एम जो है वो कितना हो जाएगा। जैसे मैं डी स्टेट की बात करूं, कल वाली क्लास में हमने देखे थे, कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था, ठीक है, कल वाली क्लास में देखे थे कि D जैसे आ रहा है आपका, तो D के लिए जो है L का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए एस पी डी एफ ऐसा होता है। तो यहाँ पे L इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, P के लिए 1 होता है और D के लिए कितना होता है, 2 होता है। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, और M का जो वैल्यू है, M का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -L to L तक होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 -1 0 1 2, ये कुछ इस प्रकार से होता है आपका। तो टोटल कितने हो गए, 5 वैल्यूज होंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज -2 -1 0 +1 और +2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए एलिमेंट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is greater than 4 were not allowed in nature, the number of possible element would be, number of possible element would be, क्या होगा इसमें, क्या आएगा इसका आंसर नंबर 7 का, बताइए क्या आना चाहिए इसका आंसर।
देखिए इसका जो टोटल स्टेट्स जो होते हैं, टोटल पॉसिबल स्टेट जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। टोटल पॉसिबल स्टेट्स, टोटल पॉसिबल स्टेट्स जो होता है वो आपका होता है समेशन 2n स्क्वायर, समेशन 2n स्क्वायर है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, n इज ग्रेटर देन 4, n इज ग्रेटर देन 4 वेयर नॉट अलाउड बोल रहा है, n इज ग्रेटर देन 4 नॉट अलाउड। और कहाँ तक अलाउड होगा आपका, n इज लेस देन 4, n इज लेस देन 4 वहां तक क्या होगा आपका, अलाउड होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर जो है, ठीक है। n इज ग्रेटर देन अगर नॉट अलाउड है, इसका मतलब n इज इक्वल टू और लेस देन जो है वो अलाउड होगा, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, n इज लेस देन और इक्वल टू 4 जो है वो आपका क्या होगा, अलाउड होगा। तो ये फाइनली जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इन सब को आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये सब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 + 16, तो कितना हो जाएगा 25, 4 कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 60, 60 है क्या ऑप्शन में, 60 है क्या ऑप्शन में, यस। नंबर ए क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, नंबर ए जो है क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, सेकेंड ऑर्बिट से आपको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज E = -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या होता है एन स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कुछ इस प्रकार से होता है। जहां पे जैसे मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बोला है क्या, हाँ डेफिनेटली ये हाइड्रोजन एटम बोला है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z = 1 हो जाएगा। तो आपका E जो है वो कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन कितना हो जाएगा एन स्क्वायर। और ये कौन से ऑर्बिट से बोल रहा है, सेकंड ऑर्बिट से बोल रहा है, सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज n = 2। यहाँ पे आप n = 2 रख दीजिए, n = 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, बताइए इसका कितना आएगा, n = 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। हाँ कितना आ जाएगा बताइए, n = कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या डेफिनेटली -13.6 अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए सारे क्वेश्चन आप ही लोग को सॉल्व करने हैं क्योंकि प्रैक्टिस जो है आप लोग का होगा, ठीक है, आप ही लोग के लिए ये सब मेहनत किया गया है। चलिए ये स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है स्टेटमेंट बेस्ड है। इसको चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन आप लोग के दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नंबर 9 का आंसर बताइए। ये सेट के क्वेश्चन नहीं है, ये बुक के ही क्वेश्चन है, उपकार की बुक है, वहां से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बुक के ही क्वेश्चन है, उपकार की बुक है, वहां से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। हाँ बी, किसी का ऑप्शन आया है बी, बाकी सभी ऑप्शन देते जाइए, क्या ऑप्शन सही होगा। चलिए क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, ओनली चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन आर,
और किनका आया? चलिए इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट का भी आंसर आया है। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बाकी लोग सभी आंसर करते जाइए। देखिए सेट का जब एग्जाम होगा उसमें आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, मैं इन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। जब भी आप लोग को मैं जल्दी जल्दी जो क्वेश्चन बनाने का जो मैं बोलता हूं, वो इन्हीं क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऑनली चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन आर कंपेंड बाय मैटर वेव्स। चलिए नेक्स्ट को क्या ऑप्शन है आपका? ओनली चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं, तो ये तो गलत ऑप्शन है। ओनली चार्ज पार्टिकल से क्या मैटर वेव्स निकलती हैं? वैसा कुछ नहीं है। एनी पार्टिकल इन मोशन वेदर चार्ज और अनचार्ज इज कंपेंड बाय मैटर वेव्स। ठीक है, तो एनी पार्टिकल चाहे वो चार्ज हो या अनचार्ज हो, अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएट होगा मैटर वेव्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नो पार्टिकल वेदर एट रेस्ट और इन मोशन इज एवर कंपेंड बाय मैटर वेव्स। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। ओनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन मोशन आर कंपेंड बाय मैटर वेव्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, चाहे वो चार्ज पार्टिकल हो या अनचार्ज हो। ठीक है, चार्ज पार्टिकल हो या अनचार्ज पार्टिकल हो, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगा। ठीक है, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ये क्वेश्चन लिया गया है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से ये क्वेश्चन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट रिलेट्स टू कौन सा? ये जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है कौन सा फिनोमिना है वो बता दीजिए। कौन सा फिनोमिना है? दैट इज ऑप्शन ए शुभांगी दुबे, गितेंद्र साहू ऑप्शन सी, असलम ऑप्शन सी। ओके, कौन सा? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज ऑप्शन सी। सी वाले एकदम करेक्ट हैं, सी वाले एकदम करेक्ट हैं। ठीक, चलिए आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इन क्वांटम इज ट्रू? चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी इज क्वांटम इज ट्रू? जल्दी जल्दी बताते जाइए सभी जो है। ऑप्शन ए गितेंद्र साहू, ऑप्शन ए डायरेक्टली विथ फ्रीक्वेंसी, जो कि देखते हैं सही आंसर है कि नहीं। और किन का आंसर आ रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग को आंसर करना है, टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। ठीक है, जानते हैं, आप सभी जानते हैं इसका आंसर जो है क्या होगा। इसका आंसर जो है, देखिए आपका प्लांक हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। इक्वल टू एच न्यू आप लोगों ने पढ़े हैं, इक्वल टू एच न्यू आप लोगों ने पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा? वायर इज डायरेक्टली विद फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले आंसर दिए थे गितेंद्र साहू ने। चलिए ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। The wavelength lambda associated with a particle of mass m moving with velocity v is given by। चलिए बताइए क्या होगा? The wavelength lambda associated with a particle of mass m moving with velocity v। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, सभी बताते जाइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो आपको आंख बंद करके भी अगर बोला जाए तो भी आप पहचान लोगे कि कौन सा आंसर होगा इसका।
दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सही है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका, एच अपॉन पी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन एम वी हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, दैट इज नंबर 13। नंबर 13 बताइए। दैट इज डी। ओके असलम, डी। हाँ ओके, और जल्दी बताइए। जितेंद्र साहू, डी। तो लॉक कर दिया जाए डी को। डी को हम लॉक कर रहे हैं। डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होता है आपका, वेव नेचर जो है उसका उसके साथ एसोसिएट होता है। वेव क्या होता है, उसके साथ एसोसिएट होता है। तो ये सभी ऑल मटेरियल पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, वेव नेचर ऑफ ऑल मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए क्या होगा। नेग्लेक्ट वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी E इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन पी होता है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका, पी जो है क्या है आपका, मोमेंटम है। तो ई जो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ठीक है, या कंप्लीट हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है ई से रिप्रेजेंट इसको किया गया है, तो हम इसको ई से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ई इक्वल टू कितना होता है आपका, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो ये पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2me हो जाएगा, और पी इक्वल टू कितना हो जाएगा √2me हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, राइट। अब आगे क्या हो जाएगा देखिए इसको, अब आगे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो एच अपॉन √2me हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/2 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले कौन कौन हैं, ऑप्शन सी वाले कौन कौन हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैटर वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट नंबर सी जो है, ऑलवेज ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट एंड शो डायफ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बताइए बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। तो मैटर वेव्स जो होता है ऑलवेज शोज डायफ्रैक्शन, नंबर डी जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है ये, है ना ही ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। हम ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी की बात करते हैं इसमें। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि जब हम मैटर वेव्स पढ़े थे तो उसमें हम ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी की बात किए थे, ठीक है। अगर गलत हो जा रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये घर की बात है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ v volts, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए? ए के प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज ए वी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? या वी टू द पावर माइनस हाफ, या वी स्क्वायर, या वी पावर हाफ, क्या होगा बताइए? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से सभी ने पढ़े हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। दैट इज लेमडा इक्वल टू क्या होता है आपका? h अपॉन पी, ठीक है। और ये h अपॉन अंडर रूट क्या होता है आपका? 2m ई, ये कुछ इस प्रकार से होता है। और ये अगर मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं v पोटेंशियल अगर दे रहा हूं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? इन टू वी हो जाएगा। तो फाइनली लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? h अपॉन 2m हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v अंडर रूट वी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस हाफ, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी गजेंद्र साहू सही है आपका। और नारायणपुर वाले सर मैडम जो भी हैं उनका भी सही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर अ पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वेव पैकेट, लाइट वेव कैन नॉट बिहेव एज अ वेव। क्या होता है बताइए? अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन अ पार्टिकल इक्विवेलेंट टू ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेव पैकेट, ठीक है। वेव पैकेट की हमने बात करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद द सेम वेलोसिटी द वन विच हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ इज, किसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा? किसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा बताइए? ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन बी है आपका फोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। वेवलेंथ की बात कर रहा है, मतलब ये लेमडा की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेमडा इक्वल्स टू जो होता है हमारा, ये कितना होता है आपका? h अपॉन अंडर रूट 2m ऐसे करके आता है आपका, ठीक है। तो सपोज ये सभी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट हैं, ठीक है, सभी पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो है m पे डिपेंड कर रहा है, मतलब m जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? कम होगा वेवलेंथ। m जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम क्या होगा? उसका वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है? देखिए सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा दिख रहा है आपका? इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? लेमडा जो है सबसे ज़्यादा होगा। लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आ गई है बात, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या हो जाएगा आपका? चलिए बताइए। सेम काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? सबका सेम है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबका सेम है। फिर से वही क्वेश्चन है, ये फिर से वही क्वेश्चन है। मूविंग विद सेम वेलोसिटी था लास्ट टाइम जो है, और इस टाइम क्या है आपका? हैज सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द एक्सप्रेशन मॉड ऑफ साई स्क्वायर स्टैंड्स फॉर, द एक्सप्रेशन मॉड ऑफ साई स्क्वायर स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, 20 के आंसर दीजिए। फोटॉन का जो है रेस्ट मास 0 होता है ना? फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, मूविंग मास 0 नहीं होगा। फोटॉन
ठीक है, चलिए बताइए इसको। द एक्सप्रेशन फॉर मॉड ऑफ साई स्क्वायर स्टैंड्स फॉर व्हाट? पोजीशन प्रोबेबिलिटी को बताता है या टाइम प्रोबेबिलिटी को बताता है? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज पोजीशन प्रोबेबिलिटी। शुभांगी दुबे सही है। नंबर 20, देखिए टाइम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल रहे हैं। पोजीशन प्रोबेबिलिटी बताता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल को बताता है, तो पोजीशन को बताया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बोल रहा है मतलब पोजीशन को बता रहा है। क्लियर है? पोजीशन प्रोबेबिलिटी बताता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम p इज व्हाट? द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम p जो है वो क्या होगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? कैसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को? ये कुछ इस प्रकार से p, ये कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो साई स्टार पहले आ जाता है और साई भी आता है। अब मुझे ये बताइए इसमें कि ये कैसे होगा। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपका साई स्टार, बीच में p आना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए? p आना चाहिए। तो बीच में इसमें p आ रहा है, ठीक है, और बीच में इसमें भी p आ रहा है, ठीक है। बट साई स्टार जो है वो क्या होता है आपका? लेफ्ट साइड होता है। साई स्टार किधर होता है? लेफ्ट साइड होता है। और ये जो साई है वो उस पर ऑपरेट होगा। देखिए p इक्वल टू कितना होता है आपका? p इक्वल टू कितना होता है बताइए? देखिए p इक्वल टू होता है आपका, देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो आप कैसे लिखोगे? साई स्टार p साई लिखोगे, ये ऐसा dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? या यहाँ पे जैसे मतलब आप 3 डायमेंशन में अगर लिख रहे हैं तो 3 डायमेंशन में कितना हो जाएगा आपका? dv ले लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? साई स्टार, और p का वैल्यू कितना होता है आपका? माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा, और ये कितना हो जाएगा? साई इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज साई स्टार एच क्रॉस, इसको मैं नीचे ले आऊंगा तो आई हो जाएगा, और ये डेल्टा हो जाएगा, और ये साई डी वी। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। या डेफिनेटली विकेश आपका आंसर सही है, और नारायणपुर वाले का भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव्स which have a constant magnitude at a great distance and for which the normalization integral diverges represents, कौन सा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा? फ्री पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, या लोकलाइज्ड वेव्स को रिप्रेजेंट करेगा, या रेस्ट्रेंट वेव को रिप्रेजेंट करेगा, या सभी को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, द ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव्स विच हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एट अ ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ बहुत दूर तक जो चलता है वेव, उसको हम बोलते हैं प्लेन वेव। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन वेव को बोलते हैं। और प्लेन वेव का जो इक्वेशन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। प्लेन वेव का इक्वेशन जो है क्या होता है? आई के एक्स होता है। ये आपका क्या होता है? प्लेन वेव होता है, प्लेन वेव। और ये प्लेन वेव जो सॉल्यूशन कब आता है? जब फ्री पार्टिकल का केस लेते हैं। फ्री पार्टिकल वाले केस में क्या होता है? ये आपका प्लेन वेव का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, ये कैसे आता है देख लीजिए। श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या होता है आपका? जो टोटल जो हम एनर्जी लेते हैं वो यहाँ पे मैं कितना लूँगा? टोटल एनर्जी जो है वो आपका केवल 1 मिनट, हाँ, फ्री पार्टिकल में क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो केवल आपका ई बस रहेगा। तो जैसे मैं इक्वेशन लिखूँ, श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखूंगा? दैट इज डेल स्क्वायर साई प्लस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई दैट इज इक्वल टू 0। और इसका आप सोल्यूशन करोगे तो साई इक्वल टू क्या लिखोगे? ई टू द पावर आई के एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई के एक्स आएगा। इसका सॉल्यूशन हमने देख रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव है। क्या है आपका? प्लेन वेव का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री पार्टिकल हो जाएगा। तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या मिलता है आपको? कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एट ए ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है क्या? तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यस गिदेंद्र, v इक्वल टू 0 फॉर फ्री पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ असलम, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई हार्मोनिक वेव्स है विच हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। देखिए ये कुछ इस प्रकार से मैंने ड्रॉ करके दिखाए थे जब मैंने
आप लोग को श्रोडिंगर वेव जो है से पढ़ाया था मैंने, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है, तो कुछ इस प्रकार से मैं बताया था कि ये कुछ इस प्रकार से आपका आता है ना। जैसे मान लेते हैं आपका ये आपका क्या है, पोटेंशियल स्टेप है या पोटेंशियल है कुछ इस प्रकार से, और ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, और ये जो पार्टिकल आ रहा है उसका एनर्जी E है जो Vs से अगर छोटा है तो पहले क्या होता है कुछ इस प्रकार से आता है, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है कुछ इस प्रकार से डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो है आपका ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ आ रहा है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड देख लीजिए आपका कांस्टेंट है, कम नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। तो उसी को उसने पूछा हुआ है कि कौन से पार्टिकल के लिए ऐसा होगा, तो कौन सा पार्टिकल के लिए होगा, ये फ्री पार्टिकल के लिए होगा, ठीक है। या यहीं पे वो प्लेन वेव करके भी दे सकता था, देखिए इसको जो है इसको चेंज करके वो प्लेन वेव करके भी दे सकता था, फ्री पार्टिकल की जगह वो क्या दे सकता था आपको, प्लेन वेव, ठीक है, प्लेन वेव करके देता तो वो भी आपका क्या हो जाता, सही आंसर हो जाता। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेस, समझ में आ गया होगा असलम को? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेस वेलोसिटी Vp एंड द ग्रुप वेलोसिटी Vg ऑफ अ डी ब्रॉगली वेव इन फ्री स्पेस, ठीक है, क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन तो हमने डायरेक्ट देखे हुए हैं। ये क्या होता है आपका Vp इंटू Vg जो है वो किसके बराबर होता है, V स्क्वायर के बराबर होता है, या इसी को हमने Vg इज इक्वल टू क्या देखा है, V स्क्वायर अपॉन V करके देखा हुआ है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, थर्मल इक्विलिब्रियम में है टेम्परेचर T पे, ठीक है। तो हमारा जो लैम्डा जो होता है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका H अपॉन P होता है, ठीक है। और H अपॉन P को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज H अपॉन अंडर रूट 2mE करके लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी है, देखिए हमने जब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा था तो उसमें हमने एक केस पढ़ा था मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा करके। तो गैस मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी मिली थी वो कितनी मिली थी आपको, 3/2 kBT मिली थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा है ये, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल्स विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसा बोल रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में करके बोल रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगा वो E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, kBT के बराबर हो जाएगा। E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, kBT के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, H अपॉन अंडर रूट 2m kBT हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिनोमिना इलस्ट्रेट्स द पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ठीक है। देखिए इसमें जो भी आपके दिए गए हैं ब्रैग्स, देखिए पहले तो क्या दिया है, कॉम्पटन इफेक्ट दिया है, ब्रैग्स लॉ दिया है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और फिर से कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ब्रैग्स लॉ और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो है 3-4 जो है फोटो इफेक्ट जो है वो दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इफेक्ट जो है, कौन कौन से ऐसे पेयर हैं, है ना, कौन सा पेयर जो है आपका पार्टिकल नेचर को बताता है वेव की, ठीक है। किसको बताता है, लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। तो आपके कौन कौन से इफेक्ट है, देखिए ये कॉम्पटन इफेक्ट है और ये ब्रैग्स लॉ है। ब्रैग्स लॉ तो आपको वेव नेचर को बताता है, ये पार्टिकल नेचर को बताता है, ये पार्टिकल को बताता है, ये वेव को बताता है, ठीक है। अब देखिए ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है, और कॉम्पटन इफेक्ट भी किसको बताता है, पार्टिकल नेचर को बताता है। अब कॉम्पटन इफेक्ट फिर से ये पार्टिकल नेचर को बताता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये किसको बताता है आपका, ये आपका वेव नेचर को बताएगा आपका, ठीक है। ब्रैग्स लॉ फिर से वेव नेचर को बताएगा, और ये जो है किसको बताएगा आपका, ये फिर से आप पार्टिकल नेचर को बताएगा। क्लियर है? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेसिकली ये किसी प्रकार के नेचर को नहीं बताता है, ये जबरदस्ती लिया गया है, ठीक है, ये किसी नेचर को नहीं बताता है। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि कॉम्पटन इफेक्ट और आपका क्या हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये दोनों किसको बताते हैं, पार्टिकल नेचर को बताते हैं। दैट इज ऑप्शन बी, या ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26. An electron of mass m and charge e initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. The rate of change of de Broglie wavelengths of this electron at time t, ignoring relativistic effect. Relativistic effect आपको नहीं लेना है और आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie wavelength. रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie wavelength आपको निकालना है. तो ये कैसे निकालेंगे बताइए? चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालना होगा. तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है आपका. हाँ, तो इसको जो है पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखा गया है? जिसका मास m है और चार्ज e है, इसको क्या किया जा रहा है? एक्सेलरेट किया जा रहा है विद कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के, है ना. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रख दिया है? इलेक्ट्रॉन को रख दिया है. तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? F = E × E लगेगा. और ये जो F है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? dp/dt दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? E × E हो जाएगा. ये कुछ इस प्रकार से, ये माइनस में आएगा आपका, ठीक है. ये आपका माइनस में रहेगा. इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो -E हो जाएगा, ठीक है. अब चलिए हमको क्या करना है? लैम्डा निकालना है. तो H/ कितना हो जाएगा आपका? P हो जाएगा. ये कुछ इस प्रकार से H/ क्या हो जाएगा? P हो जाएगा. तो फाइनली कितना हो जाएगा? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए आप रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie वेवलेंथ. तो ये कितना हो जाएगा? dλ/dt दैट इज इक्वल्स टू H/-P². और ये कितना हो जाएगा आपका? dp/ कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा. ये कुछ इस प्रकार से. तो dp/dt का वैल्यू है हमारे पास, लेकिन p का वैल्यू नहीं है. तो यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं? p का एज अ मैग्नीट्यूड में हम क्या निकाल लेते हैं? वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये e हो जाएगा और p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -e × t हो जाएगा. तो इसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं. तो p/ कितना हो जाएगा? दैट इज -e × t का स्क्वायर हो जाएगा. और ये dp/dt का वैल्यू कितना है आपका? -e हो जाएगा. ठीक है क्या? ओके. तो फाइनली अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए आंसर. ये dp/dt जो है, चलिए आगे देखते हैं. ये कितना हो जाएगा आपका? He/E² और ये कितना हो जाएगा? t². तो फाइनल आंसर जो है आपका E × t². ये आपका क्या हो जाएगा? दैट इज dλ/dt हो जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट योर, दैट इज ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका? फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. आप चाहो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर ले रहे हैं तो इसमें आप प्लस ले सकते हैं. और साथ ही साथ अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इन जनरल उसको अगर मैं प्लस ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस में आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. ये कुछ इस प्रकार से, तो ये आपको माइनस में आंसर मिल जाएगा. ठीक है क्या? ठीक है. ऑप्शन आप लोग आंसर देते ही जाएंगे, है ना. चलिए, अनसर्टेनिटी रिलेशन होल्ड्स फॉर. अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो किसके लिए होल्ड करता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये तो आप लोग से बनना ही चाहिए. चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो किसके लिए होल्ड करता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये तो आप लोग, दैट इज ए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओनली. बताइए. और ऑप्शन सी. ओके, असलम का ऑप्शन सी है. ओके. और चलिए देखते हैं इसको. तो इसमें सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका. ये दोनों के लिए क्या होता है? होल्ड करता है. बट सिग्निफिकेंटली ये जो है कहाँ पे अपीयर होता है? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में अपीयर होता है. देखिए ये दोनों के लिए जो है अलाउड है ना. दोनों के लिए क्या है? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है. तो ये जो है दोनों के लिए क्या है आपका? होल्ड करता है. लेकिन अपीयर जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक नेचर में ही होता है. क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी रिलेशन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए. अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी रिलेशन, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस r इज. क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है. रिलेशन आप लोग को पता है. रिलेशन क्या है आपका?
रिलेशन आप लोग को पता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 होता है। एच क्रॉस अपॉन कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स। ठीक है, और डेल्टा एक्स को क्या बोल रहा है? अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर बोल रहा है, तो डेल्टा एक्स जो है क्या हो जाएगा? आपके आर के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? आपका आर के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा पी जो है वो कितना हो जाएगा? एम इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा वी इज टू कितना हो जाएगा? दैट इज एच क्रॉस अपॉन 2 एम आर। एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा? 2 एम आर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है वो ज़्यादा सही है ना। एच क्रॉस अपॉन 2 के बराबर होता है। ये क्या होता है आपका? एच क्रॉस अपॉन 2 के बराबर होता है। चलिए आगे देखिए 29 नंबर। The duration of radar pulse is 10 to the power minus 6 second. The uncertainty in its energy would be, ठीक है, अनसर्टेनिटी एनर्जी। तो एनर्जी और टाइम में भी ये क्या होता है? अनसर्टेनिटी रिलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डेल ई क्रॉस डेल टी। और ये क्या होता है? दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2 के बराबर होता है। ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है आपको। डेल्टा टी का वैल्यू क्या किया हुआ है? यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 6 दिया हुआ है, तो इसको लिख के आप क्या निकाल सकते हो? एनर्जी का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे एच क्रॉस अपॉन 2 है, और ये कितना हो जाएगा? डेल्टा टी। यहाँ पे आप रखिएगा, इसको आप निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अनसर्टेनिटी रिलेशन बी डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच। ये दिया हुआ है भाई, है ना। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। इफ द सच ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 15 meter, the uncertainty in the momentum of proton remaining within the nucleus is of the order of, ठीक है। तो ये क्या पूछा है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम की बात कर रहा है, तो डेल्टा पी की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? एच अपॉन कितना हो जाएगा? दैट इज डेल्टा एक्स, ठीक है, जो क्या है? 10 टू द पावर माइनस 15 है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 होता है जूल सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर से अप्रॉक्स अगर आप निकालना चाहो तो प्लस 15 हो जाएगा, तो ये अबाउट आएगा 10 टू द पावर माइनस 19। 10 टू द पावर माइनस 19 में जो भी है उसको लगा दो, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ए जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द अनसर्टेनिटी रिलेशन कैन नॉट होल्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर। अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है किसके लिए नहीं होता है? तो कौन कौन से हैं ऐसे? पोजीशन एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड टाइम। पोजीशन मोमेंटम में होता है क्या? हाँ डेफिनेटली होता है। एनर्जी और टाइम में होता है क्या? हाँ होता है। लीनियर मोमेंटम और एंगल में होता है क्या? लीनियर मोमेंटम और एंगल में नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल में होता है। तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स अ फ्री पार्टिकल कैन पजेस। फ्री पार्टिकल कैन पजेस कौन सा एनर्जी देगा? फ्री पार्टिकल जो है, तो फ्री पार्टिकल जो है आपका एनर्जी देता है कंटिन्यूअस एनर्जी देता है। क्या देता है आपका? कंटिन्यूअस एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये थे आपके 32 क्वेश्चन। होप आप लोग को ये जो सेशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे मैं और क्वेश्चन लेके आप लोग के लिए लेके आऊँगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है। ये तो बहुत ही इजी टॉपिक के क्वेश्चन थे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के क्वेश्चन थे। मैं आगे जितने भी आपके जो हाइड्रोजन एटम हमने पढ़ रखा है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने पढ़ रखा है, और पोटेंशियल बॉक्स हमने पढ़ रखा है, डिजेनरेसी हमने पढ़ रखी है, यहाँ से मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो आप लोग एक्साइटेड हैं इस टाइप के प्रैक्टिस सेशन के लिए? चलिए ठीक है, इस क्लास को एंड करते हैं यहीं पे,
और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर से लाइव प्रैक्टिस सेशन, जिसका जानकारी जो है मैं एक दिन पहले ही या फिर मैं सुबह दे दूंगा। शाम को अगर करना रहेगा लाइव प्रैक्टिस सेशन तो मैं एक दिन पहले ही आप लोग को बता दूंगा या सुबह ही बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।